नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो काफ़ी आपको तो एंड तक देखनी है। आपको मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक्स आपको आज मिलने वाले हैं और ये पूरा मैं आपको डिटेल में डिस्कशन हम करने वाले हैं। यहाँ पर एक एक स्टॉक का देखेंगे कि वैल्यूएशन कहाँ पे है, क्या उसमें उस कंपनी में ग्रोथ है, क्या वो बिज़नेस खरीदने लायक है आगे के 5 सालों के लिए। 10 सालों की बात नहीं करेंगे, 15 सालों की बात नहीं करेंगे, 5 साल की बात करेंगे सिर्फ कि 5 सालों में क्या यहाँ पर बिज़नेस बड़े होने वाले हैं और यहाँ पर वैल्यूएशन कम मतलब चीप प्राइस में हमें कौन सी कंपनी मिल रही है। सबसे पहली अगर है तो वो है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि 7,58,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो क्या ये ओवर वैल्यूड है बैंक? अब देखते हैं थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल्स क्या है। आरओई आरओसीई के ऊपर मत जाइए दोस्तों। ये बैंकिंग के जो स्टॉक्स होते हैं उनकी आप आरओई नहीं देखेंगे क्योंकि उनके ऊपर डेट ज़्यादा होता है और उनको रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना इतना पॉसिबल, इतना आसान होता नहीं है। अब जैसे कि डिविडेंड यील्ड 0.74% है, ठीक है, बैंकिंग स्टॉक के लिए डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी होती है। पेइंग रेशियो की अगर हम बात करेंगे, प्राइस टू ग्रोथ रेशियो जो होता है, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो, वो 0.52 है। एक के नीचे होना चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बाकी प्लेज किसी ने किया नहीं है। डेट टू इक्विटी 6.53 है, तो यहाँ पर डेट टू इक्विटी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी आपको। जितने भी बैंकिंग के स्टॉक्स हैं मैं आपको फुल प्रूफ के साथ भी बता देता हूँ कि कौन से बैंकिंग के स्टॉक्स हैं जो टॉप के हैं, सेक्टर लीडर्स हैं, और उनमें डेट टू इक्विटी थोड़ी सी ज़्यादा है। प्राइस टू अर्निंग अगर देखेंगे तो 17 का है। अब थोड़ा सा वो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ उसके ऊपर भी आते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब पी की वैल्यूएशन की बात करेंगे। चलो पी के वैल्यूएशन को हम लास्ट में देखते हैं। पहले ये देखते हैं कि स्टॉक्स ने मतलब कंपनी ने परफॉर्मेंस कैसे दिया है लास्ट के 2-4 क्वार्टर में। तो अगर दिसंबर 2020 का हमें क्वार्टर देखो तो जो नेट प्रॉफिट आया था दोस्तों, इनके पास 6,000 करोड़ का आया था। दिसंबर 2021 का अगर मैं उसी का अगर कंपैरिजन की करूँ तो 6,960 करोड़ का आया था। 1,000 करोड़ से इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। क्वार्टर टू क्वार्टर जो ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ होती है वो वाली मैं बोल रहा हूँ। बाकी दिसंबर 2021 में 6,900। अब दिसंबर 2022 की अगर बात करूँ तो 9,166, मतलब आप बात कर सकते हैं यहाँ पर 3,000 करोड़ का प्रॉफिट का जंप आया है। दिसंबर 2023 में 11,000 करोड़, मतलब इन्होंने नेट प्रॉफिट जो है हर एक क्वार्टर में अपना बढ़ाया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद अगर मैं देखूँ तो मार्च 2012 का, अब मार्च 2012 में अगर हम देखेंगे तो 7,938 करोड़ का है। उसके बाद सीधा मार्च 2017 में आ जाता है, 11,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब मार्च 2020 में फिर से 11,000 करोड़ का। अब इसमें क्या हुआ ना, 2017, 18, 19 ये 2 साल में इनका प्रॉफिट ज़बरदस्त गिरा है। ठीक है, इस फेज़ में कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उसके बाद बैंक ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है सिंस 2020 टू ट्रेलिंग 12 मंथ्स। अगर हम देखेंगे मार्च 2030 का जो है 1,21,000 करोड़ के रेवेन्यू थे और 35,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि पिछले वाले ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट जो अगर वहाँ से 9,000 करोड़ से ज़्यादा है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर क्या हुआ था 2018-2019 में, कुछ तो ऐसी सिचुएशन तैयार हो गई थी जहाँ पे इनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा गिरे थे। ठीक है, अब वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, कमेंट सेक्शन में बताइए कि यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था मार्च 2018-19 में। मेरा काम ये है आपको कि बताना कि कौन से स्टॉक्स अभी अच्छे हैं और अवेलेबल है चीप वैल्यूएशन पे। बाकी आप देख सकते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, जो टॉप लाइन ग्रोथ है, बॉटम लाइन ग्रोथ है, अच्छी है कंपनी की। रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी रही है। और यहाँ पर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। 46% का प्रोमोटर का था 2017 में, सॉरी एफ आई एस थे 46%। अब वो 43 पे आ गए। डी आई एस ने स्टेक बढ़ा लिया अपना, और पब्लिक जो है, पब्लिक का स्टेक मार्जिनल कम हुआ है। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पे। अब आते हैं वैल्यूशंस को कंसिडर कैसे करना है। तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जो अपना ट्रेलिंग जो अपनी जो पी वैल्यूशन है उसको अगर वो अपनी एक 10 साल के मीडियन के अगर नीचे है पी, तो कंसिडर करना अच्छी बात होती है। 5 साल के भी अगर आप देखोगे यहाँ पर 5 साल के भी मीडियन के नीचे है पी। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक का। अब ये होगी कंपनी। अब आईसीआईसीआई बैंक सेक्टर में कहाँ फॉल करता है। अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जिसके सेल्स होता है वो मार्केट लीडर, सेक्टर लीडर हो जाता है। अब यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिक्स है बैंक्स। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सेल्स किसके, तो एसबीआई के, मतलब वो है अपना बैंकिंग का, पब्लिक बैंकिंग में सेक्टर लीडर।
प्राइवेट बैंकिंग में सेक्टर लीडर कौन हो गया? आपका एचडीएफसी बैंक। जिसके सेल्स ज़्यादा वो सेक्टर लीडर हो जाता है। जिसके सेल्स ज़्यादा है उसके पास मतलब टॉप लाइन ग्रोथ उसके पास होती है, या फिर उसके पास बड़ा मार्केट शेयर होता है। तो जिसके पास ज़्यादा मार्केट शेयर होता है ऑब्वियसली ही इज़ नंबर वन, द कंपनी इज़ नंबर वन। अब एच बैंक भी अंडर वैल्यूड ही स्टॉक है, लेकिन उसमें क्या हुआ ना, एच बैंक का और एच का मर्जर हो गया। तो उसके बाद क्या है, एच लिमिटेड में इतनी ग्रोथ नहीं थी, तो मर्जर होने के बाद मार्केट को ऐसा लग रहा है कि एच बैंक का भी मतलब टोटल ओवरऑल ग्रुप का जो है ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाकी चलिए जैसे ICICI बैंक के बारे में अगर बात करूँ मैं, तो इनका जो पी है वो 17 का है। अब इंडस्ट्री का पी कितना है? प्राइवेट वाला 11 का, तो 17 और एच बैंक का 16 है। मतलब दोनों भी इंडस्ट्री पी के हिसाब से थोड़े ओवर वैल्यूड है। लेकिन अब हमने देखा मीडियन के हिसाब से, अब सबका अगर मीडियम देखें तो 11 ही आता है, 11.43 आता है। उससे थोड़ा सा अभी भी स्टॉक्स ओवर वैल्यूड ही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ICICI बैंक की अगर हम देखेंगे बात करेंगे तो सेल्स ग्रोथ जो है 10 सालों की, ठीक है, वो 10% की रही है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ 10 सालों की 13% की। उसको हम कंपेयर करेंगे एच बैंक से। एच बैंक अब मर्जर के पहले के ये शायद नंबर्स होंगे 16%, 20%। तो एच बैंक थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उसने एज़ कम्पेयर टू ICICI बैंक। सेक्टर लीडर वो ऐसे ही नहीं है, उसने कुछ खास ही किया होगा ना, ठीक है। मार्केट शेयर गेन करने के लिए आपको सेल्स ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास सेल्स बढ़नी चाहिए आपकी लगातार। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब एक और स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूँ जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो दोनों भी फाइनेंस वाले ही स्टॉक्स थे। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। डेट कंपनी के पास 2 लाख करोड़ का है, मतलब डेट टू इक्विटी आपका 4 हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, यहाँ पर ROE 23% है, अच्छी बात है। ये भी मार्केट लीडर ही है यार, अब क्या बोले। बजाज फाइनेंस के बारे में आपको सब कुछ बताएं, यहाँ पर आप की पॉइंट्स में स्क्रीन पे जाकर आराम से पढ़ लीजिए। मैं सिंपल चीज़ आपको बताता हूँ, जो वैल्यूएशन है अभी कंसिडरेबल है क्या। 30 के भी नीचे पी चल रहा है। पी कितना है इसका? पी है इसका इंडस्ट्री का पी 19 है, ठीक है, और इसके पी 29 है। और इसका पी कभी चला गया था 73, सॉरी 94 पी चला गया था। अब 94 से अब ये 28 पे आ चुका है। बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है। कंटिन्यूस EPS ग्रोथ आ रही है और सेल्स ग्रोथ आ रही है, आप देख सकते हैं। सेल्स का थोड़ा सा हम डिस्कशन कर रहे थे। दिसंबर 2020 में इनके नेट प्रॉफिट 1146 करोड़ के थे, वो डबल हो गए दिसंबर 2021 में। उसके बाद 2022 में भी ऑलमोस्ट इन्होंने 800 करोड़ का प्लस प्रॉफिट कमाया, मतलब 2973 का टोटल हो गया दिसंबर 2030 में। मतलब क्वार्टर ऑन ईयर वाली जो ग्रोथ है ना वो लगातार है, अच्छी रही है। 2015 में नेट प्रॉफिट 898 करोड़, जो घर लेके गए थे नेट प्रॉफिट। अब 2020 में क्या हुआ, 5000 करोड़। कोविड आया 2021-22, फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। 2022 में आप देखिए लॉकडाउन था मार्च में, लेकिन फिर भी 4000 करोड़ से 7000 करोड़ निकल गया प्रॉफिट। मार्च 2030 में 11000, अब ट्रेलिंग 12 मंथ्स का दिखा रहा है कि 13000 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, जो हम बोलते हैं टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, दोनों भी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, मतलब कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है। और इनके आप देख सकते हैं जो बैलेंस शीट है, उसके रिजर्व्स आप देख सकते हैं। कंपनी के जो रिजर्व्स है वो 59,000 करोड़ के है, और जो फिक्स एसेट्स है कंपनी के वो 2000 करोड़ के, 2000 मतलब 2500 करोड़ के। 57% का स्टेक था प्रोमोटर के पास, अब वो 54% हो गया है। हाँ हेलो, 19% का स्टेक था वो 20% का हो गया, और जो DIs है वो 14% का हो गया, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है दोस्तों, देखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।